नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा टारगेट 19 जून यानी कि 19 जून को लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। यूपी जीके में एक एक करके टॉपिक हम सारे आपको रोज कराते हैं। तो बच्चों, आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं उद्योग धंधे, यानी कि यूपी में जो इंडस्ट्रीज, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूपी के हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है उद्योग धंधे। क्या पढ़ेंगे? उद्योग धंधे की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो उद्योग धंधे हैं यानी कि इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। इंडस्ट्रीज की हम आज बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे चलते हैं, उनके विषय में आज हमें पढ़ना है। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि उद्योग धंधे यानी कि इंडस्ट्रीज में उत्तर प्रदेश का कैसा क्या सिस्टम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूपी में है, ठीक है, यूपी किस लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना। जैसे आपसे पूछा जाता है चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, ठीक है, बनारसी साड़ी, ऐसे इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज शुरू करेंगे उद्योग धंधे, और इसे आज के वीडियो में यानी इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। यानी कि यूपी जीके में एक टॉपिक को एक वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, समाहित करते हैं। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो 1 घंटे का जरूर बनता है, लेकिन उस 1 घंटे में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे उद्योग धंधों की, बात करेंगे अपने यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उद्योग धंधे बात करेंगे। इंडस्ट्री तो हमारे यूपी में कई सारी इंडस्ट्री हैं, उनके बारे में एक एक करके हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इंडस्ट्री जानते हैं क्या होता है? आप कहेंगे इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर माल को उत्पादित किया जाता है, जहाँ पर जिस कंपनी में, उद्योग को हम कह सकते हैं कंपनी या फैक्ट्री में जो भी माल, जो कच्चा पदार्थ, जो कच्चा माल जाता है उसको बनाया जाता है, वही तो हमारा क्या होता है, उद्योग होता है। जैसे कहीं साड़ी बनाई जाती है, कहीं चमड़े का कोई बनाया जाता है, जहाँ पर जूते बनाए जाते हैं, चप्पल बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, ये मार्कर बनाया जाता है, ठीक है, ये बोर्ड बनाया जाता है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हमारे इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हथकरघा उद्योग। तो पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? आप कहेंगे हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। तो सबसे पहले इसको पढ़ने वाले, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा इसी पर जोर देते थे। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा इसी पर जोर देते थे। ये क्या होता है? हथकरघा का मतलब होता है जो चीजें हाथ से बनाई जाती है। आज के समय आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक फैक्ट्री में कहीं ना कहीं मशीनें आ गई हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसे काम है। पुराने समय में तो हमेशा सभी लोग अपने हाथ का ही प्रयोग करते थे, हाथ से ही बनाते थे, मशीनें अब आ गई। तो लेकिन अभी कुछ और ऐसे स्थान है, कुछ ऐसे हमारे पास इंडस्ट्री हैं जहाँ पर हाथ का प्रयोग किया जाता है। तो हाथ का मतलब होता है हाथ, हाथ का मतलब होता है हाथ। हाथ से बनने वाली जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें किसमें आती है? हथकरघा। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी भी क्या चलाया करते थे? महात्मा गांधी भी हाथ से चलाया करते थे, चरखा चलाया करते थे। तो वो सबका सब क्या होता है? हथकरघा के बारे में होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हथकरघा उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले इस हथकरघा उद्योग से काम किसका होता था? तो आप कहेंगे पहला पॉइंट, सूती वस्त्र का काम होता है। जानते ना, वो चरखा चलाया करते थे, उससे धागे बुना करते थे। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सूती वस्त्र का काम होता है। पहला पॉइंट, सूती वस्त्र का काम होता है। सूती, ठीक है, सूती वस्त्र का काम होता है, याद रखेंगे, सूती वस्त्र का काम होता है, वस्त्र का काम। तो आपसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए हथकरघा उद्योग में किसका काम होता है? तो आप कहेंगे सूती वस्त्र, जो सूती कपड़े होते हैं उनका प्रयोग होता है हथकरघा में, ठीक है। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है? नेक्स्ट याद रखना है कि 16 सितंबर 1972 को, क्या 16 सितंबर 1972 को, 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं
हथकरघा, हथकरघा एवं, हथकरघा एवं 1972 में 16 सितंबर 1972 में हथकरघा एवं वस्तु उद्योग निदेशालय, वस्तु उद्योग निदेशालय, 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 ठीक है, निदेशालय की स्थापना की गई, की स्थापना होती है, क्या होती है आपके की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। आपको पता है कि जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो सबकी सब आपको क्लास में याद कराई जाती है, ठीक है। यदि आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी पूरी कोशिश रहती है कि आपको क्लास में याद हो जाए, केवल आप वीडियो देखकर ही क्या कर सकते हैं, सारी चीजें याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट, यूपी का भारत में पूछा गया कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे यूपी का भारत में तीसरा स्थान है। भारत में आप कहेंगे तीसरा स्थान है, यानी कि भारत में हथकरघा के बारे में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे तीसरा स्थान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, कृषि के बाद दूसरा स्थान क्या है, रोजगार देने वाला है। कृषि के बाद में, कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला, यानी कि आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा रोजगार हमें कृषि में मिलती है। कृषि के बाद में सेकंड नंबर में आता है हथकरघा, जहां पर हमें रोजगार मिलता है, ठीक है। इसके बाद में वाराणसी की सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। बनारस की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो वाराणसी में जो सिल्क साड़ी बनती है, वाराणसी की सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, जो हथकरघा की बात करें तो हथकरघा में बनारस में जो सिल्क साड़ी बनती है वो हथकरघा उद्योग में ही बनती है, इसलिए बनारस की साड़ी आप जानते हैं, बनारसी साड़ी फेमस होती है, वो किससे बनती है, हथकरघा। और भी कुछ चीजें फेमस है, उनको भी हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। फिर एक साथ हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, इस चीज की तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास याद रखेंगे, सीतापुर की दरिया, सीतापुर की क्या, तो आप कहेंगे सीतापुर की दरिया, सीतापुर की दरिया इसीलिए फेमस है। और इसके बाद में अमरोहा का पाइल वर्ग, अमरोहा का पाइल वर्ग, अमरोहा का पाइल वर्ग, अमरोहा का आप कहेंगे पाइल वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गोरखपुर का वेड वर्ग, तीसरा गोरखपुर का वेड वर्ग, गोरखपुर का वेड वर्ग। गाजीपुर का कट वर्ग, गाजीपुर का कट वर्ग, गाजीपुर का कट वर्ग। उत्तर भारत का मानचेस्टर जानते हैं, कानपुर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछा जाए, मानचेस्टर, तो आप कहेंगे उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या है, कानपुर है, क्या है, कानपुर। उत्तर भारत का मानचेस्टर आप कहेंगे कानपुर है, ठीक है। दक्षिण भारत का आप जानते हैं जमशेदपुर है, ठीक है। दक्षिण भारत का क्या आप कहेंगे, हमारा जमशेदपुर है। एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, 1985 में, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहीं पर लिख लेंगे, फिर एक साथ हम क्या करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। 1985 में क्या होता है, हथकरघा आरक्षण अधिनियम बना, हथकरघा आरक्षण अधिनियम बनता है, ठीक है, अधिनियम बनता है। इसके बाद में सूती रेशमी साड़ी, सूती रेशमी धोती, इसके अंतर्गत क्या हुआ, सूती रेशमी साड़ी हुआ।
धोती व धोती यही बनेंगी, मशीनें नहीं। ठीक है, यानी कि मशीनें नहीं बनाएंगी, मशीनें नहीं बनाएंगी। तो इतनी सारी चीजें हमें किसके बारे में पढ़नी है? तो आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है किसके बारे में? हथकरघा के बारे में पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे और आपको याद भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा उद्योग की बात करें, पहला हमारा उद्योग कौन सा आता है? पहले इंडस्ट्री हमारी कौन सी आती है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग क्यों फेमस है? इससे याद रखेंगे, इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आप कहेंगे सूती वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्रों के लिए कौन सा उद्योग फेमस है? तो आप कहेंगे हथकरघा उद्योग फेमस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इसकी स्थापना की बात करें, 16 सितंबर 1972 में इसकी स्थापना होती है। 16 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना हो जाती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश भारत में तीसरा स्थान है। अगर पूछा जाए कि हथकरघा के मामले में यूपी का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे यूपी का तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ये रोजगार देने वाला है। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा हमें रोजगार वहीं पर मिलता है। लेकिन कृषि के बाद देखा गया है तो सबसे ये दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, यानी कि ये हथकरघा उद्योग की बात करेंगे, इसमें रोजगार खूब मिलता है। इसके बाद में इसकी बात करें, वाराणसी की बात करें, बनारस की जो साड़ी फेमस है, सिल्क साड़ी फेमस है, ये इसी इंडस्ट्री में बनती है। तो बनारस की कौन सी साड़ी? सिल्क साड़ी इसी इंडस्ट्री में बनती। क्या इतनी सारी चीजें याद हो गई? सबसे पहले हथकरघा का बात करेंगे, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। 16 सितंबर 1972 की स्थापना होती है। रोजगार देने वाला, भारत में ये दूसरा स्थान रखता है, सबसे ज्यादा कृषि में दूसरे स्थान पर इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जो बनारस की बात करें, वहाँ की जो सिल्क साड़ी है इसी उद्योग में बनाई जाती है। और इसके बाद में, ठीक है, कृषि के बाद दूसरा रोजगार देने वाला, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इधर बात करते हैं, जिस प्रकार से बनारस की सिल्क साड़ी फेमस है, ऐसे सीतापुर की दरिया, आप जानते हैं लखनऊ के आगे सीतापुर पड़ता है, तो सीतापुर की दरिया किस लिए फेमस है? तो याद रखेंगे, सीतापुर की जो दरिया है ये हथकरघा उद्योग के लिए है, यानी हथकरघा उद्योग में ये बनाई जाती है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा सीतापुर की फेमस है दरिया, साड़ी, इसके बाद में वेड वर्क, कट वर्क, ऐसे ऑप्शन आपको देगा। तो याद रखेंगे, सीतापुर की क्या फेमस है? आप कहेंगे दरिया। बनारस की क्या फेमस है? सिल्क साड़ी। सीतापुर की क्या फेमस है? आप कहेंगे दरिया फेमस है। अमरोहा की बात करें, अमरोहा में पायल वर्क, अमरोहा में क्या फेमस है? तो आप कहेंगे अमरोहा का पायल वर्क। अमरोहा पायल वर्क, सीतापुर की दरिया, बनारस की सिल्क साड़ी और अमरोहा का पायल वर्क। गोरखपुर की बात करेंगे, बेड वर्क, बेड वर्क गोरखपुर का और पायल वर्क अमरोहा, अमरोहा का पायल वर्क और गोरखपुर का आप कहेंगे बेड वर्क। ठीक है, गाजीपुर का कटवर्क, गाजीपुर कटवर्क, गाजीपुर कटवर्क, गाजीपुर का कटवर्क। अमरोहा का तो आप कहेंगे अमरोहा का क्या रहेगा? पायल वर्क रहेगा। गोरखपुर का क्या रहेगा? तो आप कहेंगे बेड वर्क रहेगा। गाजीपुर को ऐसे याद कर सकते हैं, गाजी को याद रखेंगे गाजर, और गाजर को हम क्या करते हैं? कट करते हैं। गाजर को क्या करते हैं? आप कहेंगे कट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में उत्तर भारत का मानचेस्टर आपसे पूछा जाएगा, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अपने कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? आप कहेंगे अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का बोलते हैं कानपुर का। ठीक है, इसके बाद में इतनी सारी चीजें याद हो गई। अब बात आती है कि 1972 में इसकी स्थापना होती है। ये हमारा समय गुजरता रहता है और 1985 का टाइम टेबल आता है, टाइम पीरियड आता है। 1985 में क्या होता है? 1985 में कहा जाता है कि जो हथकरघा उद्योग है यहाँ पर मशीनें स्थान नहीं ले सकती, स्थान लेंगी लेकिन दो चीजों को छोड़ करके। वो कौन सी चीजें बताई गई? कि जो हमारी सिल्क साड़ी है, जो हमारे पास साड़ी है और रेशमी साड़ी, और जो रेशमी धोती है, जो रेशमी साड़ी है, रेशमी धोती है, ये मशीन के द्वारा नहीं बनाई जाएंगी, इनको हाथ से ही बनाया जाएगा। ये कब कहा गया? 1985 में। तो 1985 में एक आरक्षण आता है, एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम में ये बोला जाता है रेशमी साड़ी, रेशमी धोती को छोड़ करके सब में मशीनें काम करेंगी, लेकिन ये मशीनों के लिए, ये हाथों के लिए आरक्षण दे दिया गया था। क्या ये सारी चीजें याद हो गई? क्या एक बार हमारे साथ याद करने का प्रयास करेंगे। हथकरघा की बात करेंगे, 16 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना होती है। सूती वस्त्र के लिए फेमस है,
ये कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। ठीक है। और बनारस की क्या फेमस है, तो आप कहेंगे बनारस की सिल्क साड़ी फेमस है, सीतापुर की दरिया फेमस है, गोरखपुर की बात करेंगे बेडवर्क फेमस है, गाजीपुर की कटवर्क फेमस है, अमरोहा की बात करेंगे तो आप कहेंगे पाइलवर्क फेमस है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं। और इसके लिए एक आरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1985 में, बोला गया था सूती साड़ी और जो सूती धोती है इनको मशीनें नहीं बनाएंगे बल्कि हाथ से बनाया जाएगा। क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गई? उम्मीद है मैंने ये आपको याद करा दिया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट की। ठीक है, तो पहला जो हमारा इंडस्ट्री थी वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की और मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो साथ साथ आपको हमारे याद भी करते चलना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दीनदयाल बुनकर विकास योजना। दीनदयाल बुनकर विकास योजना। ठीक है, इसको छोड़ेंगे। अब देखेंगे अगला रेशम उद्योग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशम उद्योग। दूसरी फैक्ट्री हमारे पास कौन सी, तो आप कहेंगे रेशम उद्योग। रेशम उद्योग की बात करते हैं। रेशम उद्योग में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो याद रखेंगे सबसे पहले रेशम की बात करें, सहतूती एरी। याद रखेंगे सहतूती, सहतूती, सहतूती के साथ साथ आपको याद रखना है क्या, एरी, एरी। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, टसर मूंगा। टसर और मूंगा, टसर के बाद में मूंगा। ठीक है, टसर के बाद में मूंगा। सहतूती ये क्या होता है, तो आप कहेंगे एक प्रकार का कीड़ा होता है। एरी की बात करें, एरी क्या है, तो आप कहेंगे अरंडी। एरी में याद रखेंगे अरंडी। और इसके बाद में टसर की बात करेंगे अर्जुन। टसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे अर्जुन। और मूंगा की बात करेंगे तो केवल असम में है। ठीक है, मूंगा ये असम में पाया जाता है, असम में ओनली। ठीक है, चलिए। और ये क्या होता है, सहतूती पत्ती, सहतूती कीड़ा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बात करेंगे, ये सब के सब क्या है, ये आप सब कहेंगे पूरे विश्व में, विश्व में व भारत में। ये हमारे देश के अलावा पूरे विश्व में भी पाए जाते हैं। जबकि इन तीनों की बात करें ये यूपी में, ये कहाँ पर, यूपी में। यानी कि मूंगा की बात करेंगे, मूंगा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे केवल असम में। अब इसके बारे में एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे कि जो रेशम कीड़ा होता है, आप जानते हैं जो रेशमी कीड़ा होता है ये 4 जगह से मिलकर बनता है। सहतूती आप जानते हैं, एक सहतूत का जो वृक्ष होता है, सहतूत का जो वृक्ष होता है वहां से क्या होता है, उसका जो कीड़ा होता है वहां से सहतूत का निर्माण होता है। एरी की बात करें, जो अरंडी का पेड़ होता है वहां से एरी बनती है। और जो टसर की बात करें, अर्जुन से याद रखेंगे। और मूंगा आप जानते हैं मूंगा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए जो एरी है ये किससे मिलकर बनती है, किस पौधे से बनती है, तो आप कहेंगे अरंडी से। एरी अरंडी, सहतूती तो आप कहेंगे कीड़ा होता है। टसर की बात करें, अर्जुन की जो वृक्ष होती है, अर्जुन की जो छाल होती है उससे बनती है। मूंगा, मूंगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सहतूती है, एरी है, टसर याद रखेंगे पूरे अपने उत्तर प्रदेश में इसकी इंडस्ट्री बनी है, कंपनियां बनी है। जबकि मूंगा की बात करेंगे केवल असम में है। और ये चारों को देखा गया तो पूरे विश्व में, विश्व के साथ साथ भारत में भी है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें मात्र आपको याद रखना है सहतूती एक कीड़ा है, एरी किससे, अरंडी से, टसर अर्जुन से, और मूंगा असम में केवल पाया जाता है। इतनी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखने वाली चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा चीन में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे चीन में। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे चीन में, यानी कि चाइना में। वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे चीन में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे भारत का स्थान क्या है, भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा स्थान।
यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। और अपने प्यारे भारत का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे दूसरा स्थान है। 1992 में प्रादेशिक क्रिएटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की स्थापना यूपी में की गई। तो क्या हुआ? 1992 का दौर आया। 1992 में क्या होता है? 1992 में यूपी में 1992 में यूपी में क्या होता है? प्रादेशिक पेरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की स्थापना की जाती है। फेडरेशन की क्या की जाती है? तो आप कहेंगे स्थापना की जाती है। ठीक है, स्थापना की जाती है। तो इतने पॉइंट इसमें और याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा रेशम किस देश में पाया जाता है? आप कहेंगे चाइना में। रेशम के हिसाब से भारत की कंडीशन क्या है? आप कहेंगे भारत हमारा दूसरे स्थान पर आता है। इससे संबंधित क्या हुआ? 1992 में एक फेडरेशन की स्थापना की जाती है, सेरिकल्चर। आप जानते हैं सेरिकल्चर का संबंध, एक क्वेश्चन आएगा, बताइए रेशम का अध्ययन क्या होता है? रेशम की स्टडी क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे रेशम की स्टडी क्या कहलाती है? सेरिकल्चर। यानी कि सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे रेशम का। तो रेशम से संबंधित एक 1992 फेडरेशन की स्थापना की जाती है। इतने सारे आपको इसमें पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा था रेशम उद्योग, यानी कि जो रेशम की इंडस्ट्री होती है, इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीजें बताने की कोशिश की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे चीनी उद्योग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चीनी उद्योग की बात करेंगे। चीनी उद्योग की बात करते हैं। ठीक है, जो शुगर मिल जिसे बोलते हैं। ठीक है, चीनी उद्योग की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले चीनी किससे बनती है? तो ये आप सब जानते हैं चीनी किससे बनती है। तो आप कहेंगे चीनी बनती है गन्ना से। किससे बनती है? गन्ना से बनती है। उत्तर प्रदेश का स्थान क्या याद रखेंगे? तो मैंने आपको बताया था कृषि वाले चैप्टर, उसमें फसलें वाले चैप्टर में, कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होती है। तो याद रखेंगे यूपी का प्रथम स्थान है। जब गन्ना सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में होगी तो आप कहेंगे चीनी भी तो प्रथम स्थान पर होगी। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है चीनी के मामले में और गन्ना के मामले में। शुरू में गुड़ व राव बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में चीनी बनाने लगे। तो शुरू में क्या हुआ था? शुरू में जब चीनी मिल, हमारे पास चीनी मिल्क नहीं थी, यानी कि चीनी मिल नहीं थी, तो शुरू में क्या होता था? शुरू में इससे गुड़ बनाते थे, गुड़ के साथ साथ राव बनाते थे। ठीक है, यानी कि जब चीनी मिल नहीं थी तो शुरुआत में गन्ने से क्या क्या बनाया जाता था? आप कहेंगे गुड़ के साथ पे राव बनाते। राव क्या होता है? बेसिकली जो राव का मतलब होता है, जो हमारे पास गन्ने का रस होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते रहते करने के बाद में वो हमारा एक तरह से रबड़ी जैसा हो जाता है। वो हमारा बेसिकली उसको जब भरकर रखते हैं वही राव कहलाता है। ठीक है, उसी राव को और भी जब ओढ़ते रहते हैं तो उससे क्या बनता है? हमारे पास गुड़ बन जाता है। तो शुरू में क्या होता था? गुड़ और राव बनाया करते थे, क्योंकि मिल हमारे पास नहीं थी। अब जैसे समय बीतता जाता है तो एक चीनी स्थापना की जाती है, चीनी मिल की स्थापना की जाती है। और चीनी मिल की स्थापना कब की जाती है? आप कहेंगे मैंने कल की क्लास में बताया था 1903 में। कब? 1903 में। तो याद रखेंगे 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? तो आप कहेंगे चीनी मिल। तो चीनी मिल की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे चीनी मिल की स्थापना 1930 प्रतापगढ़ देवरिया। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इसकी स्थापना की जाती है और ये भारत की पहली थी, प्रथम थी। ठीक है, याद रखेंगे ये भारत की कौन सी थी? तो आप कहेंगे भारत की प्रथम मिल थी। ये भारत की पहली मिल बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ 1935 में गन्ना विभाग की स्थापना होती है। 1935 में क्या होता है? 1935 में गन्ना विभाग बनाया जाता है। 1935 में गन्ना विभाग की स्थापना, गन्ना विभाग बनता है। 1935 में गन्ना विभाग बनता है और 1938 में चीनी विभाग बनती है। 1938 में चीनी विभाग की स्थापना की जाती है। और याद रखिए 1938 में शुगर फैक्ट्री व नियंत्रण अधिनियम भी आता है। ठीक है,
1938 में शुगर फैक्ट्री, 1938 की बात करेंगे, इसी 1938 में शुगर फैक्ट्री व नियंत्रण अधिनियम बना, नियंत्रण अधिनियम बनता है। तो याद रखेंगे 1903 में क्या होता है, 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में चीनी मिल की स्थापना की जाती है, और साथ ही साथ ये भारत की पहली चीनी मिल होती है 1903 में जो स्थापित की जाती है। और इसके बाद में गन्ना विभाग की बात करेंगे, तो गन्ना विभाग की स्थापना कब की जाती है, आप कहेंगे गन्ना विभाग की स्थापना 1935 में की जाती है, और 1938 में चीनी विभाग की स्थापना, गन्ना विभाग 1935 में और चीनी विभाग 1938 में। 1938 में शुगर फैक्ट्री व इसके लिए कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में समय आता है 1948-49 में गन्ना विकास परिषद की स्थापना की जाती है। एक समय हमारा आता है फिर, तो आप कहेंगे 1948-49 में गन्ना परिषद बनाया जाता है। क्या? गन्ना विकास परिषद की स्थापना की जाती है, गन्ना विकास परिषद। तो याद रखेंगे हमारा दौर आता है कौन सा, 1948-49 में गन्ना विकास परिषद की स्थापना इसमें की जाती है। इसके बाद में बात करेंगे वर्तमान में 152 गन्ना विकास परिषद है। वर्तमान में याद रखेंगे, वर्तमान में प्रेजेंट में वर्तमान में 152 गन्ना विकास परिषद है। याद रखेंगे वर्तमान में कितने, तो आप कहेंगे 152, यानी कि 152 क्या है, गन्ना विकास परिषद है। और बात करेंगे 1975 में यूपी किसान संरक्षण लखनऊ में, 1975 का समय आता है। 1975 में क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1975 में यूपी किसान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में बनता है। कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे लखनऊ में बनता है। इसके बाद क्या होता है, अगला समय आता है 1976 में। 1976 में क्या बनेगा, 1976 की बात करेंगे तो 1976 की बात करें, यूपी गन्ना शोध परिषद की स्थापना की जाती है। तो इतने सारे पॉइंट हमें चीनी उद्योग के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए चीनी उद्योग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पर होती है, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चीनी भी होगी। लेकिन शुरुआत में क्या था, जब भारत में चीनी मिल नहीं थी तो इस गन्ने से गुड़ और राव केवल बनाया करते थे। जैसे चीनी मिल की स्थापना 1903 में हो जाती है, और भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर खोली जाती है, आप कहेंगे प्रतापगढ़ देवरिया उत्तर प्रदेश में 1903 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में चीनी बनने लगती है। इसके बाद में बात करें 1935 में समय आता है, 1935 में गन्ना विभाग बनाया जाता है। 1938 की बात करेंगे तो चीनी विभाग बनाते हैं, और 1938 में शुगर में कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम आता है। बात करेंगे 1948-49 का समय आता है तो गन्ना विकास परिषद। वर्तमान में पूछा जाए भारत में कितने गन्ना विकास परिषद है, आप बताएंगे 152, 152। 1975 का दौर आता है जिसमें यूपी किसान संस्थान बनाया जाता है, और ये कहाँ पर बनाया जाता है, लखनऊ बनाया जाता है। 1976 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश गन्ना परिषद बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश गन्ना परिषद। इतनी सारी चीजें आपको किसके बारे में पढ़नी है, इतनी सारी चीजें आपको चीनी के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो चीनी के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री आती है, तो याद रखेंगे अगली हमारे पास आती है सीमेंट उद्योग। अगली हमारे पास क्या आएगी, तो आप कहेंगे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले सीमेंट उद्योग। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट उद्योग, यानी कि जो सीमेंट की फैक्ट्री इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। सीमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है मिर्जापुर में चुनार व कजराहट, यानी कि अगर इसकी बात करें तो सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर में। पहला पॉइंट याद रखेंगे मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर में। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में, और मिर्जापुर में कहाँ, चुनार व कजराहट।
मिर्जापुर में भी पूछा जाए तो आप कहेंगे चुनार व कजराहट। कजराहट। तो याद रखेंगे। सीमेंट उद्योग की बात करें कहां पर है, आप कहेंगे मिर्जापुर में। मिर्जापुर में कहां, तो आप कहेंगे चुनार व कजराहट में इसकी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोनभद्र में भी है तो चुर्क व डल्ला। सोनभद्र में कहा तो आप कहेंगे सोनभद्र में भी है। सोनभद्र में कहा तो आप कहेंगे सोनभद्र में चुर्क व डल्ला। ठीक है, चुर्क व डल्ला में, चुर्क व डल्ला में, कहां पर, डल्ला में। तो याद रखेंगे सोनभद्र में भी है लेकिन वहां पर चुर्क व डल्ला में है। सिकंदरा की बात करें, सिकंदराबाद में भी इसकी फैक्ट्रियां हैं। कहां पर, तो आप कहेंगे सिकंदराबाद में इसकी फैक्ट्रियां हैं। सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद के साथ साथ सिकंदराबाद में बेसिकली कहां पर, तो आप कहेंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में। इसके बाद में झांसी, रायबरेली, कासगंज। झांसी, रायबरेली, झांसी, रायबरेली, कासगंज, कासगंज, कासगंज। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर है। तो आपको बताना है सीमेंट उद्योग मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, सिकंदराबाद में है, झांसी में है, रायबरेली में और कासगंज में। सीमेंट उद्योग की बात करें मिर्जापुर में कहां पर, तो आप बताएंगे चुनार व कजराहट में है। बात करें सोनभद्र जिले की बात करें चुर्क व डल्ला में याद रखेंगे। सिकंदराबाद की बात करेंगे बुलंदशहर, झांसी, रायबरेली और कासगंज आदि जिलों में इसकी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है मिर्जापुर, सोनभद्र, सिकंदराबाद, झांसी, रायबरेली और कासगंज। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री कौन सी है, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग। अब हम बात करेंगे चमड़ा उद्योग। तो आप जानते हैं चमड़ा उद्योग कहां पर है। यदि हम चमड़ा उद्योग की बात करें तो चमड़ा उद्योग हमारा इसका केंद्र कानपुर माना जाता है। कानपुर किस लिए फेमस है, तो कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कानपुर किस लिए फेमस है, तो कानपुर चमड़े के लिए फेमस है और चमड़े के साथ साथ दलहन के लिए भी फेमस है। तो सबसे पहले चमड़े का केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र कहां पर, याद रखेंगे कानपुर में। केंद्र की बात करें तो केंद्र कहां पर है, कानपुर में। तो पहला क्वेश्चन कि चमड़े का केंद्र कहां पर है, कानपुर में। दूसरा क्वेश्चन कानपुर किस लिए फेमस है, तो बताना है चमड़े के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चमड़ा कानपुर के अलावा और कहां पर होता है, तो याद रखेंगे दूसरा पॉइंट ये आगरा में भी पाया जाता है, यानी कि इसकी फैक्ट्रियां आगरा में भी हैं, कानपुर के साथ साथ आगरा में भी हैं। उत्तर प्रदेश में 86 केंद्र है रगने व उत्पादन में, यानी कि यूपी में अगर पूछा जाए यूपी में कुल मिलाकर चमड़े के कितने ऐसे कारखाने हैं जहां पर इसका उत्पादन भी होता है और इसकी रंगाई भी होती है, याद रखेंगे 86। यूपी में 86 केंद्र हैं। यूपी में 86 केंद्र हैं और कैसे, रंगने के लिए व उत्पादन दोनों के लिए, उत्पादन। तो आपसे पूछा जाएगा कि चमड़े उद्योग की बात करें उत्तर प्रदेश में कितने केंद्र हैं, तो आप बताएंगे 86 हैं। वो रंगने के लिए भी हैं और उत्पादन करने के लिए भी हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर बनाया भी जाता है और उस पर कलर भी किया जाता है, उसकी रंगाई भी की जाती है। तो ये रहा हमारा चमड़ा उद्योग के बारे में। ठीक है, चमड़े की बाद में हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कांच उद्योग की बात करेंगे। कांच उद्योग, कांच उद्योग, कांच उद्योग की बात करेंगे। कांच उद्योग तो याद रखेंगे सबसे पहले कांच उद्योग की बात करेंगे तो ये हमारा बहजोई यानी कि संभल की बात करेंगे। बहजोई, बहजोई यानी कि संभल जिले में, संभल जिले में इसकी फैक्ट्रियां हैं। दूसरा याद रखेंगे प्रयागराज में भी हैं, फिरोजाबाद में भी हैं। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद में याद रखेंगे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, प्रयागराज के बाद में फिरोजाबाद। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहते हैं? याद रखेंगे, इस फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चूड़ियां कहाँ पर बनती हैं, तो याद रखेंगे फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कांच उद्योग की। कांच उद्योग की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है? आप बताएंगे संभल जिले में, प्रयागराज जिले में और फिरोजाबाद में भी है। और फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है इसकी कंपनी कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। ये याद रखेंगे सोनभद्र जिले में एक जगह पड़ती है रेणुकूट। रेणुकूट की बात करेंगे, ये किस जिले में जगह पड़ती है? तो याद रखेंगे सोनभद्र जिले में एक जगह पड़ती है रेणुकूट, वहां पर इसकी कंपनी पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा, बताइए उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम की कारखाना कहाँ पर है? तो आपको बताना है ये हमारे पास रहने वाला है कहाँ पर? ये सोनभद्र जिले में। सोनभद्र में कहाँ पर? तो आप बताएंगे रेणुकूट में बताएंगे। इसके बाद में उर्वरक की बात करें, उर्वरक उद्योग। उर्वरक का मतलब आप जानते हैं, उर्वरक का मतलब होता है जो खाद होती है, खाद को क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। जो खेतों में खाद डाली जाती है उसी को बोला जाता है उर्वरक। तो खेतों से संबंधित खाद का कारखाना कहाँ पर है? तो आपको बताना है उर्वरक की बात करेंगे तो आपको बताना है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर के साथ साथ आपको बताना है कानपुर, फूलपुर, बरेली। कानपुर, फूलपुर और बरेली। तो याद रखेंगे उर्वरक के खाने कहाँ कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि उर्वरक के लिए फैक्ट्री गोरखपुर में भी है, कानपुर में भी है, कानपुर के साथ साथ फूलपुर में और बरेली में। तो यहाँ पर क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पर खाद की कंपनियां हैं। तो खाद्य फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर में, कानपुर में, फूलपुर में और बरेली में। ठीक है, तो यहाँ पर उर्वरक की भी क्या है? इंडस्ट्री है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है पीतल उद्योग। यानी कि पीतल की कंपनियां, फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर हैं उसके बारे में जानेंगे। पीतल उद्योग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीतल नगरी किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पीतल नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे मुरादाबाद। क्या याद रखेंगे? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में आपको याद रखना है वाराणसी, मथुरा, मिर्जापुर। वाराणसी, मथुरा, मिर्जापुर। क्या? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। और याद रखेंगे अब इनमें से पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? तो याद रखेंगे मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? पीतल नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। क्योंकि सबसे ज्यादा पीतल यहीं पर होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पीतल नगरी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो आपको बताना है मुरादाबाद को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री आती है दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? आपको बताना है क्या? दिया सलाई उद्योग की बात करेंगे तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली, सहारनपुर में। कहाँ पर? बरेली और सहारनपुर में। तो याद रखेंगे बरेली में भी है और सहारनपुर में भी है। कहाँ पर? सहारनपुर। तो दिया सलाई की कंपनी कहाँ पर है? तो आपको बताना है दिया सलाई उद्योग बरेली में है, बरेली के साथ साथ ये सहारनपुर में भी है। बरेली और सहारनपुर में किसकी कंपनी? तो आपको बताना है दिया सलाई की। ठीक है, दिया सलाई की। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश लघु, आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश लघु, क्वेश्चन याद रखें कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश लघु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो आपसे स्थापना पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, इसकी स्थापना कब होती है और कहां पर होती है। याद रखेंगे इसकी स्थापना कानपुर में होती है, कानपुर में होती है। और कब होती है तो आपको बताना है 1958 में। कब होती है आप बताएंगे 1958 में, यानी कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कानपुर में 1958 में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है। अगला पॉइंट हमारे पास उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश निर्यात लिमिटेड की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 20 जनवरी 1966 को होती है। कब 20 जनवरी 1966 यानी कि 1966 में लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, लखनऊ में। तो इसकी स्थापना लखनऊ में होती है, 1966 में होती है। डेट याद रखेंगे 20 जनवरी। ये क्या है, हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग के उत्पादन को बाहर निर्यात करने के लिए बनाई गई। यानी कि इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना इसलिए की गई जो हमारे पास हस्तशिल्प का मतलब जो चीजें हाथ से बनाई जाती थी, हस्तशिल्प व हथकरघा, हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग के उत्पादन को बाहर निर्यात करने के लिए, यानी कि विदेशों में से भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड की स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। कहां पर होती है, कानपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है, 1966 में होती है, लखनऊ में होती है। और इसकी स्थापना क्यों की जाती है, जो हस्तशिल्प होते हैं, जो हथकरघा होते हैं उद्योग, इनसे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, इस प्रोडक्ट को बाहर निर्यात करने के लिए, यानी कि बाहर बेचने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। कहां पर, लखनऊ में। कब, 1966 में। अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो आप बताएंगे 20 जनवरी 1966 लखनऊ। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राज्य चर्म विकास एवं राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। विपणन का मतलब क्या होता है, बाजार। विपणन निगम लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना कब होती है तो आपको बताना है। इसकी स्थापना होती है 12 फरवरी 1974। 12 फरवरी 1974 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर, आगरा में। तो आगरा में इसकी स्थापना 1974 में होती है। साथ ही साथ ये क्यों बनाया जाता है, तो कुटीर उद्योग जो होते हैं उनके विकास के लिए ये क्यों बनाया जाता है, तो जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग के विकास के लिए
विकास के लिए इसकी स्थापना की जाती है, विकास के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग जो होते हैं इनके विकास के लिए इसकी स्थापना आगरा में 1974 में की जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ को बनता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में होती है। कब? 1952 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ ये क्यों बनाया जाता है? प्राथमिक स्तर की बुनकर जो होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बुनकर होते हैं, प्राथमिक स्तर के बुनकर, जो प्राथमिक स्तर के बुनकर होते हैं, के बुनकर, प्राथमिक स्तर के जो बुनकर होते हैं, सहकारी समितियों को मदद के लिए, सहकारी समितियों की मदद के लिए, समितियों की मदद के लिए, मदद के लिए याद रखेंगे इसकी स्थापना क्या होती है? जो प्राथमिक स्तर के बुनकर होते हैं उनको मदद करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। तो राज्य चर्म विकास एवं संघ विपणन निगम लिमिटेड कब बनता है? 12 फरवरी 1974 को आगरा में इसकी स्थापना होती है। जो कुटीर उद्योग होते हैं इनके विकास के लिए इसकी स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करें 1952 में, और जो प्राथमिक स्तर के जो बुनकर होते हैं उनकी सहायता के लिए इसका क्या किया जाता है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना की जाती है। तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को होती है। 1 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना कहाँ पर? तो आप कहेंगे कानपुर में। तो कानपुर में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को हो जाती है। और इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे लघु मध्यम उद्योग को, जो लघु होते हैं, लघु का मतलब छोटे होते हैं, मध्यम का मतलब जो बीच के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, लघु मध्यम उद्योगों को ऋण देने के लिए, ऋण के लिए, ठीक है, अधिक समय के लिए देता है, ऋण अधिक समय के लिए देता है, अधिक समय के लिए देता है। यानी कि इसकी स्थापना की गई थी कि जो छोटे छोटे हमारे जो क्या है, छोटे छोटे उद्योग जिनके पास है, उनके पास पैसे की कमी है, तो उनको पैसे देने के लिए और ज़्यादा समय के लिए, अधिक समय के लिए पैसा उनको देने के लिए एक वित्तीय निगम, वित्त का मतलब ही पैसे से संबंधित होता है, तो वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में की जाती है 1 नवंबर 1974 को। और इससे संबंधित जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं उनको इसके लिए ऋण देने के लिए, ठीक है, ऋण देने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, यदि हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? आप कहेंगे 1991 कानपुर में होती है। 1991 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? कानपुर में इसकी भी स्थापना होती है। 1991 में कानपुर में इसकी स्थापना होती है। और ये क्यों इसकी स्थापना होती है? औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए, इसकी स्थापना की जाती है। विकास के लिए,
जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बारे में, इसकी स्थापना 1991 में कानपुर में की जाती है। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने नोएडा की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं नोएडा, तो नोएडा के बारे में बात करने वाले हैं। NOIDA। तो सबसे पहले तो आपसे नोएडा का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल, न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। बात करेंगे हम नोएडा की, तो 1976 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे 1976 में स्थापना होती है इसकी। 1976 में इसकी स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना 20,316 एकड़ जमीन में की जाती है। 20,316 एकड़ जमीन में इसकी स्थापना की जाती है। एकड़ की जमीन होती है, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसमें फेज चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि नोएडा में फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे चलते हैं। तो इसमें फेज चलते हैं, तो याद रखेंगे। पहले फेज की बात करेंगे तो फेज फर्स्ट की यदि हम बात करें तो फेज फर्स्ट क्या है? ये एक बड़ी इकाई होती है। क्या होती है? तो आप कहेंगे एक बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई है। ठीक है, फेज फर्स्ट की बात करें तो आप कहेंगे बड़ी इकाई है। और इसमें फेज फर्स्ट के बाद में फेज सेकेंड की बात करें तो ये फेज फर्स्ट था। ऐसे फेज सेकेंड की बात करें तो आप कहेंगे ये क्या है? मध्यम लघु इकाई है, लघु मध्यम इकाई, लघु मध्यम इकाई है। ठीक है, मध्यम इकाई है। और यहाँ पर सेक्टर नंबर 18 है। ठीक है, सेक्टर नंबर 18 भी है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है सेक्टर नंबर 18 कहाँ पर? इसी पर सेक्टर नंबर 18 भी है। क्या? सेक्टर नंबर 18 यहाँ पर है, सेक्टर नंबर 18 यहाँ पर क्या? तो आप कहेंगे सेक्टर नंबर 18 भी पाया जाता है। और बहुमंजिला पार्किंग भी यहाँ पर है। आपसे पूछा जाता है बहुमंजिला पार्किंग। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में बहुमंजिला पार्किंग कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ये कहाँ पर है? नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। तो नोएडा के बारे में इतनी चीजें पहले सीखने का प्रयास करते हैं, और भी चीजें देखेंगे। नोएडा की फुल फॉर्म न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1976 में नोएडा की स्थापना होती है। उस समय 20,316 एकड़ जमीन में इसकी स्थापना की जाती है। इसे फेज में बांटा गया है। तो फेज फर्स्ट क्या है? तो आप कहेंगे बड़ी इकाई है। फेज सेकंड में लघु एवं मध्यम इकाई की बात की जाती है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में बहुमंजिला पार्किंग कहाँ पर है? तो पार्किंग बहुमंजिला है, कई मंजिलों की है। याद रखेंगे नोएडा में है। और नोएडा में सेक्टर चलते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। तो यहाँ पर सेक्टर 18 भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये नोएडा की बातें रही। और भी नोएडा के बारे में कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। तो जैसे नोएडा होता है ऐसे हमारे पास एक आता है क्या? तो नोएडा के साथ साथ हम सीख लेते हैं ग्रेटर नोएडा। नोएडा के बाद में आपको पता है एक नोएडा, एक ग्रेटर नोएडा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप सीख लेते हैं ग्रेटर नोएडा के बारे में। किसके बारे में? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा की यदि हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा की याद रखेंगे फुल फॉर्म क्या रहेगी? नोएडा की तो वही रहेगी, ग्रेटर की क्या हो जाएगी? तो ग्रेटर की ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर न्यू डेवलपमेंट अल्फा जो भी था हमारा फुल फॉर्म पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म वही हो जाएगा क्या? ग्रेटर न्यू अल्फा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी।
और इसके बाद में यहाँ पर भी क्या है याद रखेंगे, अगर पूछा जाए ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई थी, 1991 में। 1991 में इसकी स्थापना होती है और इसमें 117 गांवों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई। याद रखेंगे, जब ग्रेटर नोएडा की स्थापना की गई थी तो 117 गांवों को मिलाकर 117 गांवों को मिलाकर इसकी स्थापना की जाती है। 117 गांवों को मिलाकर ग्रेटर नोएडा की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें भी फेज 1 फेज 2 चलता है, तो याद रखेंगे फेज 1 की बात करेंगे, फेज 1 इसमें भी है, फेज 1 के साथ साथ फेज 2 भी है इसमें, फेज 1 फेज 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे फेज 1 यहाँ पर है, फेज 2 यहाँ पर है, तो इसमें भी फेज में से बांटा गया है। याद रखेंगे इसका जो टोटल जो क्षेत्र होता है 100% होता है, 100% को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। जो 100% हमारे पास एरिया होता है उसे कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। जैसे बात करें 25% की बात करेंगे तो आप कहेंगे 25% में क्या बांटा गया है, हरियाली है। यहाँ पर 25% में क्या है, तो आप कहेंगे 25% में हरियाली है। और इसके बाद 19% में कंपनियां हैं, 19% में क्या है, कंपनियां हैं, 19% में यहाँ पर कंपनी है। और बात करेंगे 12% में संस्थाएं बनेंगी। इसमें बोला गया कि जो 12% क्षेत्र होगा यहाँ पर संस्थाएं बनेंगी, क्या संस्थाएं बनेंगी। और इसके बाद में 6% में मार्केट होगा, 6% में वाणिज्य, यानी कि आप वाणिज्य को क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं या बाजार बोलते हैं, मार्केट होगी। और इसके बाद में बचा 25%, तो बोला गया 25% में क्या होगी, 25% में आवासीय होगी। आवासीय जानते हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसको आवास बोलते हैं, आवासीय बोलते हैं। तो ग्रेटर नोएडा की बात करें, इसकी स्थापना 1991 में 117 गांव को मिलाकर के होती है। और ग्रेटर नोएडा को फेज 1 फेज 2 में बांटा गया है। और बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा की जो 100% जो एरिया होती है उसको कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। बोला गया 25% पर हरियाली होगी, 19% पर कंपनियां होंगी, 12% पर जो संस्थाएं बनती हैं, 6% पर जो वाणिज्य यानी मार्केट की बात करेंगे, और 25% की बात करेंगे तो 25% में लोग निवास करेंगे। ये था हमारा ग्रेटर नोएडा। ये क्या था, तो आप कहेंगे ये था हमारा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए इसके बाद में तो इतनी चीजें हमें सीखनी थी अपनी इस इंडस्ट्री वाली चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा अब हमें इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास हमारी थी आज यूपी के जो उद्योग धंधे होते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे होते हैं, किसके लिए कौन सा जिला फेमस है। जैसे कानपुर की बात करें चमड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, पीतल नगरी की बात करेंगे तो पीतल नगरी मैंने आपको बताया मुरादाबाद हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बताने की कोशिश की। और इस क्लास से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या डेवलप हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नई नई योजनाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश की जो कंपनी होती है, जो एरिया होती है, डेवलपमेंट होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो याद रखेंगे ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इसके बाद में अब अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।